हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं। लेकिन अगर आप 12th महाराष्ट्र बोर्ड की बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। अननेसेसरी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि हमें ढूंढ ढूंढ के उसके अंदर से पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें से दो तीन कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, देन हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। अब एंथैल्पी इतना भारी भरकम वर्ड लेकिन मीनिंग सिंपल सा, हीट। ठीक है, तो W फॉर वर्क डन, Q फॉर हीट गिवन एंड डेल्टा U फॉर इंटरनल एनर्जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स थे, उसके अलावा हमने देखा था कि बहुत सारी टाइप की एंथैल्पीज हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन, एंथैल्पी बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है। तो सिंपल हर जगह आपको एक ही वर्ड यूज करना है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ। जैसे मान लीजिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? वेपराइजेशन का मतलब क्या है? लिक्विड टू गैस। तो हीट रिक्वायर्ड या एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड टू गैसियस फॉर्म इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एकदम सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। आप जिस तरीके से अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलें तो पेज नंबर 79 तक यही कहानी चल रही है। उसके बाद आता है हेस लॉ। पेज नंबर 80 में बहुत इंपॉर्टेंट है हेस लॉ, जो कि हमें करना ही करना है। लॉ क्या स्टेट करता है वो देख लो एक बार, पेज नंबर 80 पे स्टार्टिंग टॉप लाइंस पे। ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन, टोटल रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप्स इन अ रिएक्शन। हेस ने सिर्फ एक सिंपल सी चीज बताई है कि अगर कोई भी रिएक्शन ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, ए से बी तक बन रहा है, इसमें जितनी हीट एक्सचेंज हुई होगी, जितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन लगी होगी या जितनी बॉन्ड एंथैल्पी लगी होगी, उतनी ही लगेगी अगर मैं इस चीज को कई स्टेप्स में ले जाऊं। ए से मान लीजिए पहले सी बन रहा है, सी से देन डी बन रहा है, डी से ई बन रहा है और ई से एफ बी बन रहा है। अगर इस स्टेप से भी जितनी हीट रिलीज हो रही है, मान लीजिए ए से सी में जाने के लिए आपको 20 जूल एनर्जी लगती है, सी से डी कन्वर्जन में आपको 30 जूल एनर्जी लगती है, ठीक है, यहाँ डी से ई जाने में 10 जूल एनर्जी लगती है और ई से बी बनाने में आपको 5 जूल एनर्जी लगती है, रेगुलर जैसे फॉर्मेट है। तो ए से बी बनाने में आपको कितनी एनर्जी लगेगी या कितनी एंथैल्पी चेंज होगा, कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, तो जस्ट इसका टोटल करो। ठीक है, तो कितना हो गया? 20 प्लस 30 50, 10 60 65। इसका मतलब कि अगर मैं 65 जूल एनर्जी दे दूं, डायरेक्ट ए टू बी कर सकता हूं विदाउट डूइंग फ्रॉम दिस स्टेप। ये हेस लॉ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई दुनिया में ऐसी चीजें हैं, कई केमिकल्स ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर सकते, स्टेप्स के थ्रू ही जाना पड़ता है। और ये जब स्टेप्स के थ्रू जाते हैं तो हम इनकी एनर्जी निकाल देते हैं और हम मान के चल लेते हैं कि ये दोनों का फॉर्मेशन इसी तरीके से हो सकता है। तो इससे हम एनर्जी पता कर सकते हैं कि स्टेबल है नहीं है, किस तरीके का बिहेव करेगा, वगैरह वगैरह। तो एंथैल्पी चेंज हेस लॉ के हिसाब से एक बहुत ही सिंपल तरीका है। और हेस लॉ मतलब क्या है? एक स्टेट फंक्शन। जैसे हम स्टेट फंक्शंस भी जो हम लोग बोलते हैं कि ये स्टेट फंक्शंस हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं, उसमें भी क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, हम स्टार्टिंग का और एंडिंग का देखते हैं। सेम वैसे ही केसेस में इसमें एंथैल्पीज यूज हो गई या हीट यूज हो गई या एनर्जी कितनी लग रही है। इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वहां यूज होगा जहां पर आप डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकते या डायरेक्ट रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब हेस लॉ की स्टेटमेंट तो चलो ठीक है, इजी है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स पे आपको ध्यान देना है और एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स इसके ट्राई करके देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है? जो चीज अपने आप को नेचुरली फ्लो हो रही है, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनिटी। जैसे कि ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है या हाई लेवल से लो लेवल की तरफ पानी मूव कर रहा है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप हो रहा है विदाउट गिविंग एनी एक्सटर्नल हीट या प्रेशर या टेम्परेचर। कोई भी एक्सटर्नल चीज अगर हम नहीं दे रहे हैं और फिर भी रिएक्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये आमतौर पे इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। अब स्पॉन्टेनिटी कैसे पता लगती है?
तो स्पॉन्टेनिटी का पता लगाने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो नेचुरल जो प्रोसेस हैं उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम की तरफ। अब इक्विलिब्रियम एक नया वर्ड आएगा आपके लिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा कहाँ की तरफ मूव करते हैं? सिस्टम को इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाते हैं। अगर कोई भी चीज इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। अब इसी के अंदर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप एनर्जी दोगे तो ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो अपने आप होता है, नेचुरली होता है। इसके लिए कोई आपको बाहर से एक्सटर्नल बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि आइस का एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आइस रखी हुई है। आइस का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है कि आइस अपने आप मेल्ट हो जाएगी और वाटर बन जाएगी। ठीक है। अब ये इसके अंदर हमें बाहर से हीट जरूर मिली क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, लेकिन दिस इज स्पॉन्टेनिटी, अपने आप होना। तो आइस का अपने आप पानी बनना, दिस इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन पानी को आइस बनाना, ये सॉलिडिफिकेशन हो गया। ठीक है। तो इसके लिए आपको एनर्जी देने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये दो चीजों का आप ध्यान रखिए, एक स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, दूसरा एनर्जी। एनर्जी हम देंगे नहीं, थोड़ी बहुत एनर्जी अगर वो एनवायरनमेंट से रिलीज कर ले लेती है तो बात अलग है। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी का। एंट्रोपी का मतलब सिंपल सा है, अगर एकदम बेसिक लैंग्वेज में हम लोग पकड़ें तो रैंडमनेस या डिस्टॉर्शन। कोई भी चीज अगर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में है, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी कम है। अगर उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, इसका मतलब वो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में मूव कर रहा है। डिसऑर्गेनाइज होना ही मतलब है एंट्रोपी इंक्रीज होना। हर चीज की अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जैसे कि एकदम तुम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे हम लोग स्कूल से जब घर आते हैं तो कैसे हैं हम लोग, वो जूता उधर फेंका, मोजा उधर फेंका, बैग उधर गया, तो ये क्या चीज है? दिस इज स्पॉन्टेनियस। इरेगुलरिटीज बना देना, दिस इज स्पॉन्टेनियस। वही मम्मी बोलेंगे ये इसको ठीक से रखो, इसको ठीक से ऑर्गेनाइज, इतना मन मार के करना पड़ता है, दैट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। कभी भी हम अपने आसपास की चीजों को साफ सुथरा रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए कोई पीछे से प्रेशर डालेगा तो ही हम करते हैं, उसके बिना करते ही नहीं, बिकॉज दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस। रैंडमनेस बढ़ रहा है, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही है चीज, तो दैट इज नोन एज एंट्रोपी। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, इसका मतलब स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है। तो स्पॉन्टेनिटी और एंट्रोपी ये दोनों बहुत ज्यादा मिलती जुलती चीज है। एंट्रोपी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा एस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये याद रखिए, जब जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी एंट्रोपी कम होती जाती है। ठीक है। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? हीट एनर्जी पे। आपको एनर्जी कितनी दे रही है? क्यू। एनर्जी अगर आपको ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है। पीसेस ऑफ, अगर हम ये ले लें आपका आइस का, तो आइस की एंट्रोपी कम है। ठीक है। जब हमने उसको हीट किया, पानी बन गया, पानी मतलब डिसऑर्गेनाइज हो गया, एंट्रोपी बढ़ गई, तो क्या है? स्पॉन्टेनिटी। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो मेन चीज ये है, हीट जब भी आप ऐड करोगे, मॉलिक्यूलर मोशंस बढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर बढ़ेगा और एंट्रोपी बढ़ेगी। तो किसी भी चीज को आप हीट करो, देखो मूवमेंट शुरू हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स के, उसके अंदर के आयंस के या एटम्स के। तो वो सब क्या है? आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो या हीट इंक्रीज कर रहे हो, तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है और चीज स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाती है। तो आपको एंट्रोपी और स्पॉन्टेनियस, ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। इसी से मिलता जुलता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एकदम सिंपल, कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टोटल एंट्रोपी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। ये आपको चीज याद रखनी है। मैं स्टेटमेंट बता दूं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी कहलाएगा जब सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ रही है। अब एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है, पेज नंबर 83 पर ही आप देखो, टॉप लेवल पर देखिए राइट साइड में, डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन जीरो है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, लेस देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस ऑब्वियसली।
अगर इक्वल टू जीरो है इसका मतलब क्या है, मतलब एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही, चीज इक्विलिब्रियम में। एकदम सिंपल चीज याद रखिए, पूरा गेम ही एंट्रोपी के ऊपर है। अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, एंट्रोपी कम हो रही है जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर डेल्टा एस इक्वल टू जीरो है, मतलब जहां पर एंट्रोपी चेंज ही नहीं हो रही, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इन्हीं तीनों चीजों से, मतलब स्पॉन्टेनिटी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, इन तीनों चीजों से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का, उसको कहते हैं हम प्यार से गिब्स एनर्जी, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला भी आप याद रखो, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। इसमें S एंट्रोपी, T टेम्परेचर, H एंथैल्पी और G गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी कैसे निकाली जाती है, तो आपको ये याद रखना है, जितना भी आपका एंथैल्पी चेंज है माइनस जो एंट्रोपी चेंज है, दोनों का अगर मैं माइनस कर दूं तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज नोन एज गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी से हम कई सारी चीजें पता लगा सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो श्योर शॉट टेस्ट करने के लिए देखो, हमने एंट्रोपी से पता लगा रहे थे, हम एंथैल्पी से पता लगा रहे थे, एक श्योर शॉट टेस्ट और आ गया गिब्स एनर्जी का। तो ये तीनों मिलकर जो भी सिंबल साइंस वगैरह होते हैं, उससे हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि चीज या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इससे गिब्स एनर्जी से स्पॉन्टेनिटी का हमें पता लगता है। और कभी भी ध्यान में रखिए, इसके कुछ सिंबल्स हैं, आप अगर पेज नंबर आई थिंक, हाँ पेज नंबर लास्ट में देखिए 84 पर, 84 एक लास्ट है आपके लिए। यहाँ पे दो रिलेशन दिए हैं, एक दिया है सेकंड लॉ के हिसाब से, अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है और उसी ही टाइम पर आपकी गिब्स एनर्जी कम हो रही है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखो। ये एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो गेम ओवर है। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए, दैट्स इट। उसके बाद तो आपको न्यूमेरिकल का गेम खेलना है। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एंट्रोपी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन डेल्टा जी डिक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा केस है, इसका मतलब प्रोसेस क्या है, ऑनगोइंग। बस इतनी चीज आप अगर ध्यान में रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को ठीक रिवर्स कर दें अगर हम, तो क्या होता है, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, ऑब्वियसली अगर सब कुछ रिवर्स हो रहा है तो ये भी रिवर्स हो, ठीक है, इसको आप अपने वर्ड्स में लिख दोगे, गेम ओवर। तीसरी चीज, अगर दोनों ही इक्वल टू जीरो, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था, अगर ये भी इक्वल टू जीरो है और ये भी इक्वल टू जीरो, तब क्या हो सकता है, तीसरी कंडीशन है ही नहीं हमारे पास, इक्विलिब्रियम। जिसका कोई नहीं उसका इक्विलिब्रियम होता है। ये एक तरीका है जो हम सेकंड लॉ का यूज करके फाइंड किया जा सकता है। एक और चीज है इसके अंदर जो रिलेशंस दिए, टेम्परेचर अगर हम लोग यूज करें साथ में, क्योंकि हमने देखा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस, उसमें टी का भी रोल है। टी का रोल क्या है, अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही नेगेटिव है, मतलब दोनों ही कम हो रहे हैं, डेल्टा जी भी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो है वो लो टेम्परेचर पे काम करेगा, ठीक है। हम आप समझने की कोशिश कीजिए वापस, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों कम हो रहे हैं, डेल्टा जी भी कम हो जाएगा। अगर ये तीनों भी कम हो जाएं, तब अगर स्पॉन्टेनिटी चाहिए तो टेम्परेचर कम कर दो, ठीक है। ऐसे ही अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तब आपको हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनिटी मिलती है। तो ये ऐसे चार केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। ट्राई करके देखिए, जो भी डाउट आए वो मेरे को बताओ। एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू टी के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं नोट कर लो, कहीं ना कहीं ये बार बार यूज होंगे। बाकी इस कॉन्सेप्ट को वापस वापस पढ़िए और कोशिश कीजिए कि मेन जो थ्योरी पार्ट है वो आपका पहले कंप्लीट हो जाए, देन वी विल मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। तो ये चैप्टर को एक बार अच्छे से तीन चार जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि एंट्रोपी है, गिब्स एनर्जी है, एंथैल्पी है, हेस लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ,
ये 4-5 चीजें अगर आपको समझ में आ गई, वी विल गो थ्रू इट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो न्यूमेरिकल्स का होगा, थर्मोडायनेमिक्स का। और तब तक इसको रिवाइज कीजिए। मेरा नंबर बोर्ड पर लिखा हुआ है 8087479204। थैंक यू।